अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 225 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क और दुनिया की छठी एटमी रियासत, एटमी मुल्क। हम चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आफरीन हो हमारे हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके विजन के ऊपर कि आज इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बैगिंग बोल जो है वो हमारे हाथ में है। और कभी हम IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी जो दोस्त अहबाब ममालिक हैं उनके सामने हम खड़े होते हैं और सिर्फ इन ए सिंगल डिजिट आप कह लें कि हमारा जो है वो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स इस वक्त मौजूद हैं। इंतहाई संगीन सूरत हाल है और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फाश गलत आ जाए वो हमारी एनर्जी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी एनर्जी सेक्टर का जो हाल है उसने इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। और यही वजह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन 40% पाकिस्तान की जो आबादी है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। लेकिन ऐसे में जो माल बनाने वाले लोग हैं और जो सिस्टम के जो लूप होल्स हैं उनसे फ़ायदा उठाने वालों ने ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठाया है। और यही वजह है कि अब बात की जा रही है IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की जो बात की जा रही है कि जिसमें इस मुल्क की सियासी जो अशराफिया है, तकरीबन 40 के करीब जो ख़ानदान है वो इस मुनाफा बख्श कारोबार में बुरी तरीके से जो है वो गौते लगा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक आम आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। और एक इन पॉलिसीज़ जो हैं तकरीबन 30-35% का ऐसा रिटर्न कि जिसमें टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए थे, टैक्स हॉलीडेज दिए गए थे। और उसके बाद अब तक जो बात की जा रही है कि IPPs के क़याम से अब तक तकरीबन 12,000 अरब की टैक्स इंसेंटिव्स इनको दिए गए, टैक्स रियायतें दी गई। और आज ये आलम है कि वो तमाम सियासी जमातें जो कि क्रेडिट लेती हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े जो है वो पावर हाउसेस लगाने के, बिजली के कारखाने लगाने के पीछे अगर मुड़ के देखें तो उन्हीं की नाक़िस पॉलिसियां सामने आती हैं। ये पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी और मुआशी तज्ज़ियाकार, DSNG पे इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके अलावा फरासत शाह साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के। और बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं तो फॉर्मर CEO हैं बलूचिस्तान एनर्जी कमेटी के। और मज़ीद ये कि इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो पूरे मुल्क की आवाज़ बनकर एक धरना दिया था इस्लामाबाद में, और जिसके नतीजे में कहा यह जा रहा था कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए। अब IPPs जो हैं उनके साथ जो कातिलाना मुआहदे हैं उनके ऊपर नजरसानी की जाएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। उन तमाम मुआहदों में क्या बातें हुई थी। और चूंकि इस वक्त अवैस लगारी साहब जो हैं वो भी इस बात को कह चुके हैं कि जनाब IPPs जो है उनका मुआहदा ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनसे बात ज़रूर की जा सकती है, क्योंकि ये सॉवरेन गारंटी जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है और शायद ये ऐसा एक गुनाह इस वक्त हो गया है कि जिससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। एनीवे, मामलात क्या हैं ये जानेंगे। अरशद अब्बासी साहब आपकी तरफ पहले मैं आता हूँ, ये बताइएगा कि जब ये इसका बैकग्राउंड क्या था जब पाकिस्तान में IPPs लग रहे थे, क्योंकि मेरे ख्याल से परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से पहले 1990 की अगर बात की जाए तो सिर्फ 5 IPPs से पाकिस्तान में इब्तिदा हुई थी। फिर मुशर्रफ साहब का जो 9 साला दौर था उसमें 10 IPPs नई लगी। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो दौर आया उसमें मज़ीद 10 IPPs का इजाफा हुआ। लेकिन नून लीग का जो दौर था उसमें 55 IPPs नई बिजली के कारखाने लगे। और फिर उसके बाद लेटर ऑन PTI की हुकूमत की बात कर लें और PDM की हुकूमत की बात कर लें तो उसमें भी 40 नई IPPs पाकिस्तान में लगी। और इस तरह मजमूई तौर पर 106 IPPs जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। जरा इसके बैकग्राउंड के ऊपर मैं जानना चाह रहा हूं सर। देखें इमरान, पहली बात है कि IPP को दुनिया में कोई अब्यूज़ नहीं है। आप हमारे हमसाया मुल्क में देखें 150 IPPs हैं, बांग्लादेश में IPPs हैं, दुनिया भर में हैं। जब गवर्नमेंट बर्डन नहीं ले सकती तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आप आ सकते हैं, मैं आ सकते हैं, बिल्कुल कि ये भी एक बिजनेस है, हम बिजली बनाते हैं और बिजली बना के लोगों को देते हैं। लेकिन बिजली किस रेट पे मिलती है ये इशू है। जो 94 के 94 के जो IPPs हैं
टेक्निकली उनको अब रिटायर्ड होना चाहिए। जो असल डिबेट ये थी, जो मेरे ख्याल में आज से 3 माह पहले एक मैंने रिपोर्ट पब्लिश की थी, जो एप्टमा ने आपकी और आपके साथ जमात के नुमाइंदे बैठे हैं, इनको भी शेयर की, मैंने कहा इसको इस्तेमाल करें। 25 साल लाइफ होती है, लेकिन इमरान अफसोस की बात है कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं या पूरा पाकिस्तान बलक बलक के ये बात कर रहा है, एक इदारा बना हुआ है, उसका नाम है नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये काम उसका है। वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि जिनको जो सैलरीज मिलती हैं, अगर आप इस्लामाबाद आपका आना हुआ तो सरीना 5 स्टार होटल है, उससे अच्छा 7 स्टार होटल की प्रीमिसेस बनी हुई है, इवन जिम तक खर्च। ये उनका काम था। असल इशू ये हुआ पाकिस्तान में रेगुलेटर्स, ऐसा काम हुआ आईपीपीज ने किया या किसने किया, वहाँ समझ लें कि इन्हीं की एक्सटेंशन, इन्हीं के भाई लोग बैठे हुए थे। सैलरी मेरे आपके पैसे से जा रही है। ख्याल कीजिएगा कि अगर आईपीपी का एक सीईओ गाड़ी भी चलाता है तो उसके पैसे मेरे आपके फंड से जाते हैं। नपरा में अगर सैलरीज जा रही है, दुनिया भर की सैर हो रही है, तो ये मेरे आपके और माजू दूध वाले के उससे भी पैसे जा रहे हैं। सबसे पहले गलती हमारी वहाँ हुई। लेकिन एक जो आपने बात की कि ये आईपीपी से इनको रिटायर्ड होना चाहिए था, इनको नेपरा ने 10-10 साल की जी एक्सटेंशन दी है। यानी आप अंदाज़ा करें, कभी आपने सुना है कि एक गाड़ी जो रिटेंडेंट हो गई है, जो ख़त्म हो गई है, उसको भी रोड पे ले आए। आपके तो कराची में अक्सर बातें ऐसी होती रहती हैं। नेपरा ने ये कमाल किया। लेकिन नेपरा के मेंबर कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन कौन करता है? वो गवर्नमेंट करती है। असल जो वतीरा प्रॉब्लम पाकिस्तान में वो ये है कि यहाँ पे मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये चलता है कि मेरी आपकी वाकफियत कितनी है, मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कितने करीब हूँ, मैं आग चीमा के कितने करीब हूँ, अता तारड़ के कितने करीब हूँ। बातें ये चलती। जब ऐसे हो, क्या कहते एक शेर था, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के काबू में। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो सारी बातें हो रही हैं आईपीपीज पे, एक सबसे बड़ी बात है कि जो आईपीपी इस गवर्नमेंट ने शामिल किए 2014-15 में, पहली बात यह है कि जरा इस आज जो आपके सामने बैठा हुआ है, इसकी बड़ी बड़ी रिपोर्ट, लेटर्स, आपेट, टीवी टॉक शो के देखें, मियाँ साहब आप गलती कर रहे हैं, ये इतना जमा ना करें, इतनी कैपेसिटी हमें नहीं चाहिए। असल मसला ट्रांसमिशन लाइन ठीक करने का, असल इसका रेट ठीक करने का, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करने का है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। देखिए ना, आज से भी 6 महीने पहले तो कि एक ही नारा लगता था कि जी देखिए हमने 12,000 मेगावाट ऐड कर दिया, 12,000 मेगावाट ऐड कर दिया। अब मैं वो अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो एक कोई लीडर है पॉलिटिकल पार्टी का, जी भाई ये सारी चीज़ें तो इन्हीं के हाथों से है। अब जब इन्हीं के हाथों से ये चीज़ें हो रही हैं, इन्हीं तो ये कैसे रिलीफ दे रहे हैं? रिलीफ कैसे दे रहे हैं जी? पंजाब वाले जी हम 50 बिलियन दे रहे हैं। देखें, अगर कोई इनका फोरेंसिक ऑडिट करे और इसके पता करे मनी, मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी बात कहने लगा हूँ, अगर मनी ट्रेल देखें तो पता चलेगा, वो पता चला क्या कि एक जेब से दूसरी जेब में जा रहे हैं। लिसन अगेन, मैं यही बात कह रहा हूँ। बात यह है कि करने वाले ये क्राइसिस पैदा करने वाले ही अब हाल तलाश कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। आपकी इस पॉइंट को आगे लेके चलता हूं जी, फरासत साहब की तरफ लेके चलता हूं कि क्राइसिस पैदा करने वाले हल तलाश करने में लगे हुए। बात ये थी कि जनाब एक इसमें 55 आईपीपीज, और उस पर कहा यह जाए कि हमने बिजली के कारखाने नहीं लगाए और आज हम उनको भुगत रहे हैं। तो ये इसमें जो नेपरा का जो रेगुलेटर का रोल है वो बहुत बड़ा स्टेक के ऊपर वो कंप्रोमाइज हुआ है। फरासत साहब क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं इसमें आपको अगर थोड़ा सा हम मेथोडिकली चलें, इस मामले को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इसमें हमारा जो नेगोशिएशन जब हुई थी, आप शायद उसके बारे में भी कुछ सवाल करेंगे, तो वहाँ पे भी हम इसी तरह बात करते थे। देखें, आईपीपीस के मामले में वो तो एक हिस्ट्री है, उसमें चले जाएं तो पूरा हमारे प्रोग्राम कितने गुजर जाएंगे, हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि आईपीपीस के सिलसिले में एक हिस्सा तो उसका जिस पे हमें काम करना है और वो बहुत अहम है, जिसकी तरफ अरशद अब्बासी साहब ने भी तवज्जो मबजूल कराई,
वो ये है कि हमारे इस आईपीपी को लगाने के और इसको चलाने के जो मामला साल हा साल से चल रहे हैं, वो वहाँ दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो हमें उसका कुछ ना कुछ करना है। हम उसके फोरेंसिक ऑडिट की बात करते थे, और जो गवर्नमेंट की साइड से है वो ये कहा जाता था कि क्योंकि सॉवरेन गारंटी दी हुई है, फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो सकता। जांच पड़ताल पे बात तय हुई, जांच पड़ताल उर्दू में कह लें, फोरेंसिक ऑडिट अंग्रेजी में कह लें। लेकिन हमारे लिए ये पार्ट क्यों ज़रूरी है? ये पार्ट इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने ये इसमें सिर्फ ओनर्स की बात नहीं है, ये जो आप जिन इदारों के नाम ले रहे थे, अरशद साहब भी और आपने भी फरमाया, उनके लोग, वो एडवाइजर्स जिसने गवर्नमेंट को एडवाइस किया है, वो फाइनेंस के लोग, वो लीगल एडवाइजर्स जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे, दे वर हाईली इन फेवर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर सारा रिस्क डाल दिया। अब ये मुझे, यानी आप इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं अपेरेंटली, उससे ये नहीं लग रहा कि ये किसी की कम इल्मी की वजह से कोई चीज़ें छूट गई होंगी। देयर आर मेजर इश्यूज इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको एक बात सिर्फ मैं अगर बता दूं कि एक ज़माना था जहाँ पे इजिप्ट ने और बांग्लादेश ने आईपीपीज लगाई, तो $7 के ऊपर उनकी जो कीमत थी वो आई किलोवाट की। हमारे पास जो कीमत आई वो आई $18 की। तो सिर्फ ये नंबर ही आपको बता देता है कि इसके अंदर दाल में कितना काला है। तो आप जब इसका फोरेंसिक ऑडिट करेंगे या तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलें। मैं अभी एक एक चीज़ लेके मैं आपके पास बैठ जाऊं तो आवर्स गुजर जाएंगे। नहीं तो इसमें बात हुई कि जनाब इसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, या आप लोगों की जो डिमांड थी, चले उसी के ऊपर आ जाते हैं कि उसको हुकूमत ने क्या कहा, क्योंकि अब तो हर क्वार्टर से ये आ रहा है जनाब ये सॉवरेन गारंटी का मामला है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, और जो है वो अगले 2 महीने में जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो वैसे ही उनमें रेट कम हो जाएगा। तो जमात इस्लामी को मिला क्या फिर इस पूरे धरने से? जी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये मैं अगर थोड़ा सा एक इजाज़त दे दें, मैं दूसरे पार्ट को सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दूँ, फिर वापस इस पे आ जाऊँगा। ये तो एक पार्ट हो गया ना कि इसका ऑडिट होना चाहिए, इसमें से चीज़ें हमें पता चलें ताकि हम लेसन लर्न हो हमारे लिए आगे के लिए कि हमने आगे क्या करना है, और जो कल्प्रेट्स हैं उनको कम से कम निशानदेही कर दें, अगर सज़ा ना दे सकें तो, जो महकमे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सियासतदान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये बहुत से हमारे लोग हैं। इसमें चीन वीन की बात नहीं कर रहे हैं हम तो अपने लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया कि ऑडिट की बात। दूसरी बात ये कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, ये दूसरा हिस्सा है। आगे ये करना है कि हम मानते हैं कि इट्स नॉट ए सिंपल थिंग। आपने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर दिए हैं, मुआहदों पे साइन कर दिए हैं, सब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि यू लॉस्ट एवरीथिंग। दुनिया में ये सब होता रहा है, इसीलिए रीनेगोशिएशन का एक लफ्ज़ है, और रीनेगोशिएशन दुनिया में मुआहदों पे होते हैं। आपको मैं यानी गिनाना शुरू कर दूं कि कहाँ रीनेगोशिएशन, जहाँ ये एक तो ये कि वैसे भी हालात जब बदल जाएं तो माहिदे रीनेगोशिएट होते ही, ये इट्स ए नॉर्म इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई नहीं है कि कोई हल्फिया चीज़ होती है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, सारी दुनिया में होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया दूसरा हिस्सा कि आगे हमने किस तरह चलना है। तो आपने रीनेगोशिएट करना है, अगर आपने साइन भी कर दिया है फिर भी। अच्छा, अब इन दोनों को लिंक करते हैं हम। आप जिस दिन ऐलान करेंगे कि हम फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं इसका, क्योंकि इस हमाम में सारे एक साथ हैं, ये लोग खुद आपके पास आएंगे कि आप हमारे साथ रीनेगोशिएट कर लें, लेट्स सेटल दैट आउट ऑफ कोर्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सबके नाम आएंगे। ऐसा नहीं होता कि बेईमानी पकड़ी जाए और फिर भी आपको वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएं और ये करें और वो करें, ये तो खुद फंस जाएंगे जिन लोगों ने ये काम किए। इसलिए आपको फोरेंसिक ऑडिट कराना है। अगर वो लोग रीनेगोशिएशन के लिए वैसे तैयार हो जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं कराते तो आप थोड़ा सा देखिए, इतनी ख़राब सिचुएशन है कि आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, वरना आपकी कंट्री इस तरह चल नहीं रही है। ये कि यहाँ से 2 मिलियन आ जाएंगे, यहाँ से 2.5 बिलियन आ जाएंगे, ये कहानियां तो बहुत दिनों से चल रही हैं। और ये अभी आज भी आपने और जाहिर है कि आवाम को जो है वो पीछे कट करके आवाम को वक्ती रिलीफ देना, ये कहाँ की मतलब इसमें, अब क्योंकि इसके ऊपर भी अब वो सूबों के दरमियान सियासत हो रही है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद आगे बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। अरशद अब्बासी साहब, अब ज़ाहिर है कि जो कोई भी प्राइवेट कंपनी आई है वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर आई है। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट्स इनको रिवाइज करना हो, या जो बात की जा रही है इसके फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से, या फिर जिन लोगों ने ये डील की जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और वन साइडेड सारी चीज़ें, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होगी, क्या मुमकिन है? क्योंकि जब ये बात की जाती है कि जनाब ये सॉवरेन गारंटी है, तो भाई मतलब मुल्क है, आवाम है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। देखिए इमरान, बात इस तरह है कि बहुत सारी बात डिबेट चल गई है कि फोरेंसिक ऑडिट, आपके सामने शायद जो बंदा बैठा हुआ है इसने किसी एक एपेक्स अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी में काफ़ी के फोरेंसिक ऑडिट किए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये फोरेंसिक ऑडिट का मतलब ये है कि मनी ट्रेल, और जब मनी ट्रेल अब निकलते हैं तो वो कहते हैं ना वो खुरा जाके निकलता है टॉप के ऊपर ही, फिर सारी किताबें वहाँ पे बंद हो जाती हैं। एक बात। दूसरी बात है जो 94 के IPPs हैं, ये जमायत इस्लामी वालों को हाथ जोड़ता हूँ भाई, खुदा के वास्ते उनको रिटायरमेंट यानी नो नीड। देखिए इवन बांग्लादेश की उन्होंने बात की तो बांग्लादेश में देखें तकरीबन 14 IPP रिटायर्ड हो गए हैं जिन्होंने 22 साल 20 साल उनके एग्रीमेंट थे, वो उन्होंने रिटायर्ड कर दिए। अब आप उनके ऊपर फोरेंसिक ऑडिट क्या करेंगे? जिन्होंने एक्सटेंशन दी है, कोई बंदा एक भी बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ जमायत इस्लामी वाले तो अहले ईमान है। कभी आपने सोचा कि सेंट्रल परचेज अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ पावर में यार ये जो एक्टर हैं जिन्होंने ये सारे काम किए, कभी किसी ने पूछा कि यार जरा उनको भी सामने लाएं कि ये आप लोगों ने क्या किया? एक बात है। दूसरी 94 के जो IPPs हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, वो मैंने कहा रिटायर्ड हो गए, अगर उनका आप पेनलाइज करेंगे तो बहुत सारों की हड्डियां जो गल चुकी हैं, फिर वो बनो मैया वाला हाल होगा कि कब्रों से निकाल के फांसी दे दें। हाँ अलबत्ता एक कैरेक्टर अभी तक जिंदा है और भी उन्होंने रिसेंट बुक भी लिखी है सलमान फारूकी, तेरा साहब बात कह लेने दें, वो अभी तक जिंदा है, उनको बुलाया जा सकता है कि यार बता दो आपने क्या क्या कारनामे किए थे। लेकिन एक बात है जो बड़े रिसेंट कंप्लीट हुए हैं पब्लिक सेक्टर में, जरा वो बात नहीं करता। आपको पता है कि नीलम जेलम प्रोजेक्ट कितना अरसा बंद पड़ा हुआ है? 84 बिलियन से शुरू हुआ है, 600 बिलियन पे खत्म हुआ है, टेल रेस उसकी मुकम्मल नहीं हो रही। कायद आजम सोलर पार्क जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया था, देखिए सोलर का टैरिफ पाकिस्तान ये पंजाब में 3 रुपए भी है और वो 55 रुपए में है। फिर दूसरी एक और देखिए जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, ये भी एक बड़े नेक आदमी ने, एक सख्त आदमी ने LNG के 4 पावर प्रोजेक्ट लगाए जो तकरीबन 5000 मेगावाट के हैं। सुनिए इमरान, ये साथ रियासत साहब भी हैं, कराची में किसी एक आम बंदे से पूछेगा 9 से 10 बिलियन डॉलर की गैस आ चुकी है, 4 बिलियन डॉलर के पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, 3 बिलियन डॉलर का सक्रो डेट है उनका, 17 बिलियन डॉलर ला के वो सब अभी भी टीवी पे आते हैं और कहते जी मैं बड़े नेक हैं। और ये बात सुने, आपने नैब ने कितने बंदों को इसमें पेनलाइज किया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर दोनों, मेरे ख्याल में आप दोनों कराची के हैं। आप बताएं कि मेरी एक कराची की पब्लिकेशन है कि जब ये प्राइवेट हुई थी 2005 में, तो ये था कि जिसका 4 बिलियन का सर्कुलर डेट था। आप पिछले साल, ये नहीं 8 महीने पहले, सेक्रेटरी पावर अनाउंस करते जी मुझे पता नहीं चला मैं कि अब इसका 190 बिलियन डॉलर सर्कुलर डेट है। आप ये देखें, हमें शर्म से मर जाना चाहिए उन लोगों को जो बैठे हुए इस्लामाबाद में कि कराची के अंदर ही हबको, बिन कासम, लकी, ये 3 पावर प्लांट बड़े बंद पड़े हुए हैं क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान में कैपेसिटी और कैपेसिटी है। कराची में ये अब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में है कोई माई का लाल जिसने माँ का दूध पिया और जो कहे कि हाँ मैं मरूंगा और जो मैंने पाकिस्तान से हेल्प लिया, वो के इलेक्ट्रिक से पूछ सकता है? मैं आप दोनों से पूछता हूँ, किसी की यहाँ हिम्मत नहीं है। ये आ रहे हैं एक ऐसे इश्यूज पे ला रहे हैं, ये हमें भी पता होता है। आपका क्या ख्याल है, आप किस बंदे से पाकिस्तान में किससे बात कर? हर कोई बंदा के ट्रैप में नहीं आता। आप दोनों या जमात इस्लामी कल ज़रा शुरू करें ना। मैं कहता हूँ एक हफ्ते में मैं फोरेंसिक ऑडिट करके देता हूँ के इलेक्ट्रिक का कि ये क्या चीज़ है। देखिए इसी के इलेक्ट्रिक में पावर प्लांट 2022 के रिटायर्ड हुए हैं, कांसे वाले, एक गुलेमंद और दूसरा सॉरी दूसरा मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा।
ये दुनिया के सबसे महंगे तरीन पावर प्लांट हैं। यहाँ पे बिन कासम 1 है, मैं यहाँ इस्लामाबाद बैठा हूँ, जो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में चले जाएं, टबक्टू में चले जाएं, वहाँ भी इतना इनएफिशिएंट नहीं होगा, जो ज़्यादा गैस लेता है, ऑयल लेता है, महंगी बिजली पैदा करता है। जबकि उसी कराची में आपके जो चाइनीज़ के को पावर प्लांट है बंद पड़े हुए हैं। ये दूसरी एक गुलेमद है, सॉरी मुझे दूसरे का नाम अभी, ये इस पाकिस्तान में हो रहा है। टी से तो नहीं शुरू होता है सर, जो पाकिस्तान में पूछ सके। लेकिन यार मैं आपसे बात बताऊं, ठहरे, दुनिया भर में एनर्जी सिक्योरिटी जो है ना, वो दुनिया की जो बेस्ट जो सिक्योरिटी हम समझते हैं कि एयरफोर्स है, नेवी है, सही आर्मी है, इवन इंडिया में भी इसको मैन सिक्योरिटी के अंदर शामिल किया गया है। ठीक, मैं सोचता हूँ, पूछता हूँ कि मैं पूछूं जरा जो पिंडी बैठे हैं कि भाई पाकिस्तान तो ये कोलैप्स हो रहा है उसी मॉडल पे जिस तरह रूस हुआ था, यूगोस्लाविया था। देखें इमरान साथ हमारा हमसाया हंस रहा है, वो कहता है अब इनके पास गोली चलाने के भी पैसे नहीं रहे, हम तो अपने घर में ही मर गए इसी पावर सेक्टर में। चलें फरासत, मैंने कहा, मैंने अपने मोनोलॉग सर, मैंने अपने मोनोलॉग में यही कहा कि जनाब ये पावर सेक्टर की जो पॉलिसीज हैं इसने बैकिंग बोल दे दिया हमारे हाथ में कि हम दुनिया भर में जो है इस वक्त हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। फरासत साहब, किस हद तक आप मुत्तफिक हैं अरशद अब्बासी साहब? और ज़ाहिर है कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ ऐसी भी हैं कि पार्लियामेंट जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं मंगवा सकती। मतलब आपको याद होगा कि एक बड़ी डिमांड थी कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे सामने लेकर आए, लेकिन उसके पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी बड़ी हुरी काउज हैं इस मुल्क में। जी जी, अच्छा, पहली बात तो ये कि अब्बासी साहब की सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, सिवाय एक की थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ जो इन्होंने फरमाया कि जमात इस्लामी वाले अहले ईमान है। अहले ईमान माशाल्लाह हम सब हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। जमात इस्लामी वाले भी इसी माशरे में सब हम लोग अहले ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। जमात इस्लामी ने, और दूसरी जो बात है थोड़ी सी तस्हीह जिसकी चाहिए कि ई के मामले में सिवाय जमात इस्लामी के और कौन है जिसने आवाज़ उठाई। आप तो कराची में रहते हैं, मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में रहता हूँ। अब्बासी साहब की तरह आपने तो देखा होगा पिछले कई सालों से। अच्छा, मैंने खुद प्रोग्राम किए, हाफिज नईमुर रहमान साहब, वो बेशक प्रोग्राम में इसके ऊपर बात हुई है, लीड करते रहे इसको। जी हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जमात इस्लामी ने केई के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई, और ये सही कह रहे हैं कि बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है उनके ख़िलाफ़ बात करने की, यार उनकी जो हरकतें उसको वाजे करने की। उसकी वजह से कहते हैं कि जी फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा और फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कि ये सब लोगों के कुछ ना कुछ कनेक्शन वहाँ पे हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी वहाँ पे सरपरस्ती है, और साथ में वो दीगर को बाहर के भी मामला हैं। तो इस वजह से केई के, अच्छा केई के मामले में एक बात आपको बहुत और भी इंटरेस्टिंग बताऊँ। ये तो उन फ्यूल्स की बात कर रहे थे ना कि जो जिन पे हम बहस कर रहे हैं कि जी कोल पावर और RLNG, और ये तो महंगे फ्यूल्स है ना। ये मुझे बताइए कि कराची के साथ ही जो विंड कॉरिडोर है घारों का, जमपीर का, जिसको कहते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे एक रिसोर्स है आपका, वहाँ से जो इनकी जो डिस्पैच के लिए लाइन डालनी थी, जिसके लिए इतनी देर इन्होंने की, और सारा जो इनका कंसंट्रेट था NTDC का वो ये था कि ये जो महंगे प्लांट्स हैं उनके एवैक्यूएशन के लिए, उनके डिस्पैच के लिए लाइंस डाली जाए, पहले उस पर तवज्जो दी जाए। अगर इस विंड पावर को यूटिलाइज किया जाता है, कराची के लिए उतनी बड़ी नेटवर्क की भी ज़रूरत नहीं, और नेटवर्क में तो आपको पता है मसाइल बहुत सारे हैं, तो ये बहुत मामला कराची के हद तक हल हो सकते थे कि एक अच्छा आपके पास रिसोर्स वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई RLNG के मुतालिक, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये बड़ा इस पर क्रेडिट लिया जाता है कि RLNG ले आए और वरना हमारे पास गैस नहीं थी, पावर के मसाइल थे। RLNG इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव फ्यूल, और हमें पता है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो हमने जो पहले बात की कि IPPs के मामले में हमने बात करनी है, हमारे लोकल जो लोग हैं उनके साथ रीनिगोशिएट करना है, इवन चाइना के साथ बात करनी है, रीनिगोशिएट करना है। चाइना के साथ आपके मल्टी फैसेट रिलेशनशिप है, सिर्फ IPPs नहीं लगा रहा चाइना आपके पास। चाइना के साथ जो आपके दीगर रिलेशनशिप हैं उसको लेवरेज करें। आप उनको मिनरल राइट्स दे रहे हैं, आप उनके साथ दीगर माहिदों में हैं, तो वहाँ पे हम उनको अकोमोडेट करें, कुछ बात करें, निकल के ऐसा ना करें कि जी हम उनसे सॉवरेन गारंटी थी इसलिए हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बात कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उन्होंने आपको अकोमोडेट भी किया है बहुत टाइम पे, इसलिए आपको स्मार्टली उनसे निगोशिएट करना चाहिए।
दूसरी बात जो हम आपसे कह रहे हैं कि जिसके लिए नेगोशिएशन आपको करना चाहिए वो है RLNG। अब RLNG के अंदर भी कोई, देखिए ये गैस का मसला तो अभी ये थोड़ी सी गर्मी खत्म हुई ना, अब सर्दियां शुरू होंगी तो अब गैस के मसाइल शुरू होंगे। RLNG का मसला ये है कि इन्होंने माहदे कर लिए उनके साथ, और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो माहदे हैं इनमें भी 2026 में इन्हें रिवाइज होना है दोबारा, लेकिन रिवाइज सिर्फ प्राइस नेगोशिएशन होनी है। आपके पास कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है वहाँ पे, आपके पास कोई वॉक अवे क्लॉज नहीं है वहाँ पे। ये क्योंकि मैंने माहदे देखे नहीं है, लेकिन मुझे जो इत्तलात हैं वो यही हैं। अगर कोई सही कर सकता है इसको, तस्हीह कर सकता है कोई मिनिस्टर कोई, तो कर दे मेरी, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक इसमें भी एग्जिट क्लॉज नहीं है, आप इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन आपको इसमें भी कतर से बात करनी चाहिए। देखिए जब डेस्परेट सिचुएशन हो, आपकी पूरी नेशन की ज़िंदगी जो है लोगों की वो उस ऑनलाइन लाइन पर लगी हुई है। आपको जाके बात करना है इनसे कि जी ये जो डिस्पैचेस आप दे रहे हैं 26 तक रुकने की हम बात नहीं कर रहे, आप आज ही से इसको कम करें, क्योंकि ये RLNG की वजह से जो हमें जो आता है लोड, सर अब चाहे बात RLNG की हो या इंपोर्टेड कोल की हो, बात यह है कि हमारे जो अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं हम उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते। और फिर दूसरा ये कि डैम्स के ऊपर जब तक हम सियासत करेंगे, सियासी जमातें जो हैं हमारी उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगी। जो सबसे अच्छा सबसे सोर्स है हाइडल जनरेशन का, उसको हमने पसे पुश्त डाला हुआ है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा अपने दोनों मौजूद गेस्ट से। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। अरशद अब्बासी साहब, हर साल बरसात में, मानसून में, सैलाबों में लाखों क्यूसेक पानी जो है वो पूरे पाकिस्तान को एक क्रॉस द बोर्ड कंट्री को तबाह बर्बाद करते हुए समंदरबुर्द हो जाता है। हम डैम्स नहीं बनाते, डैम्स के ऊपर हम सियासत करते हैं। जब तक हम डैम्स के ऊपर सियासत करेंगे हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो इसी तरह से बैलेंस आउट रहेगा। हमारी आंखें कब खुलेंगी सर? यार तो इमरान, आपने सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त किया है, और ये जिसे कहते हैं ना क्लोज टू माई हार्ट, ये तो वो मैं अभी इसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं दो बातों की तस्हीह कर लूँ। रियासत साहब कह रहे हैं कि RLNG एक है जो हम कतर से गैस ला रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वो रीनिगोशिएट होगा 2026 में। और वो भी बता दूँ कि जब हकान अब्बासी साहब ने ये किया, वो कहते 13.6 रेशो आई थी, 13.37 आई थी। 4 महीने बाद इन्होंने ओपन टेंडर किया तो 11.2 आया। भाई इससे बड़ी और क्या बात होगी। एक मैं बात कर रहा हूं कि RLNG के जो पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, जो 2 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, 2 फेडरल गवर्नमेंट में, इसमें आप IPPU कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं आते आप लोग? एक तीसरा बात कर रहे हैं जमात इस्लामी फोरेंसिक ऑडिट की। भाई ऐसे करें कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपने गूगल करना है परफॉर्मेंस ऑफ के इलेक्ट्रिक बाय अरशद अब्बासी, उसका फोरेंसिक ऑडिट 200 पेजेस का वहां पे दिया हुआ है। बताएं आप क्या करेंगे आगे। मुझे के इलेक्ट जब बुक पब्लिश हुई थी तो के इलेक्ट्रिक का आपको चैलेंज, मैंने कहा जी वेलकम, पहले आप उधर आते, वो पहले ये कल जमात का काम है कि उसको लेके कल ये तो चैलेंज करें। अब आपने जो बात की है, देखिए इमरान, बात ये है कि ये जो आपने बात की है डैम की, अब बता दूं कि एक NGO थी जो 92 में बनी, उसने सबसे पहले आके फतना बैठाया कि जी ये जो डैम बनते इसके एनवायरमेंटल इश्यूज बड़े होते। अब आप देखें कि अगर कालाबाड़ डैम बना होता, वो लाइन में था, अगर वो बना होता तो आज बिजली पाकिस्तान में 2.5 रुपए की होती, ना इतना शोर शराबा होता, और फिर हमारे गैस रिजर्व भी वैसे होते। ये मेरा इसके ऊपर, मेरा और शम्स मुल्क का पेपर भी है कि हमने गैस सारी पावर प्लांट में जला के रख दी है। हम तो हाइड्रो पावर से ले सकते थे। फिर कालाबाड़ डैम बना होता, 2010 में $16 बिलियन का लॉस ना होता। ये वर्ल्ड बैंक की ADB की रिपोर्ट है। और जो 2022 का है $32 बिलियन का ना होता। लेकिन इसमें वो जो NGO है जिसके बंदों को आज तक हम पकड़ नहीं सके, इन्होंने आज भी उनका पेपर है जी कालाबाड़ डैम के बड़े नुकसान हो जाएंगे इन्वायरमेंट के। मेरा ख्याल है कि आप जब वो रिपोर्ट देखेंगे तो कहेंगे यार किसने लिखी है। हम लोगों ने अपने हाथों को खुद ही तबाह किया है। फिर उस NGO ने क्या किया, पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को एक आप कह सकते हैं कि ब्राइब किया, वो किया। देखिए आप शायद छोटे हैं, सिंध में रसूल बख्श प्रीचो से मेरे ख्याल में ज़्यादा वाटर एक्सपर्ट और लीगल बंदा कोई भी नहीं था, अल्लाह उनको बख्शे।
मेरी उनके साथ 4 पॉइंट डिबेट हुई। उन्होंने कहा जी कालाबाड़ डैम कल मैं आके ईटा रखवाता हूँ, बशर्ते उसका कंट्रोल सिंध और बलूचिस्तान को दें, पंजाब को हम नहीं दे सकते। आज आप कहें इस प्रोग्राम में कि कालाबाड़ डैम बनेगा, सिंधी आके इसकी बुनियाद रखेंगे, बलोची आके रखेंगे, लेकिन इसकी डाइवर्जन कनाल नहीं बनेगी। इसका जो ऑपरेटिंग देखें, जो इसके गेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंध ऑपरेट करेगा, इरिगेशन सिंध। कैसे नहीं बनता? बात असल में है कि हमारे नीयत में खोट है। रियासत साहब को ये कहेंगे यार कल एक दवा ही करवा दें खुलूस दिल के लिए कि या अल्लाह ताला जी फरासत साहब देखिए इमरान में एक बात बताऊं, सर लास्ट 2 मिनट से मैं जरा जाना चाह रहा हूं फरासत साहब की तरफ। फरासत साहब, लियाकत बलोच, एक बात सुन लें। अच्छा देखिए, बोलिए। मेरी एक बात सुन लीजिए। देखिए जरा देखिए, आप भी वीडियो कवर करते हैं। अभी बांग्लादेश में जमात अपने आपको बड़ा क्रेडिट दे रही है, लेकिन एक क्रेडिट दें हसीना वाजिद को, उसकी ना प्रॉपर्टी लंदन में है ना दुबई में है। हमारे ये जो सारे एक्टर हैं जो पॉलिसी जिन्होंने बनाई हुई है, भाई इनके तो घर ही नहीं है यहाँ पे। जब इनकी स्टेक ही नहीं है तो मुझे बताएं इमरान, इनको हमदर्दी क्या हो सकती? सीधी बात बताएं। ठीक है आज ऐसे करें ना, इनकी सारी कैंसिल करेंगे, भाई आप बाहर नहीं जा सकते, पैसे अपने वापस लाएं, लंदन की प्रॉपर्टी, दुबई की प्रॉपर्टी, अमेरिका वापस लाएं। यकीन करें कल ये मेरे फरासत साहब और जो क्या नाम है जमात इस्लामी, इनके साथ मिलकर बैठ के काम करेंगे। हाँ बताओ कैसे ठीक करें, ये चलते मेरे पास आएंगे। ओके ठीक है गुर बता कैसे ठीक करें। सर अब एक फरासत शाह साहब, लियाकत बलोच साहब ने कहा कि जनाब उस वक्त लास्ट वीक आए थे और काउंटडाउन उन्होंने दे दिया था कि 45 दिन के अंदर बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो क्या रिलीफ होगा, जरा सर इसके ऊपर आ जाइए प्लीज। ठीक है, मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर। और एक बात मुझे करने दें इसके सिलसिले में, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में आ रही थी, ये RLNG की जो डिबेट चली है ना, तो हम ये कह रहे थे कि आपको एक तरफ तो चाइना से मुज़ाकरात करने, दूसरे कतर के पास जाना है, उनसे बात करनी है कि भाई ये हमसे नहीं हैंडल हो रहा, इसके डिस्पैचेस को, इसके कार्गोस को किसी तरीके से कम करें। ठीक है, वो प्राइस के ऊपर तो बात 25 में शुरू होगी, लेकिन अभी से आप उनसे कुछ बात करें। आई थिंक एवरीबडी विल अकोमोडेट। जैसे मैंने कहा, इनसे हमारे मल्टी फैसेट किस्म के ताल्लुकात होते हैं, इन ममालिक से ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब आपने लियाकत बलूच साहब की और जो हमारे जो धरने के दौरान जो नेगोशिएशन हो रही थी उसकी बात की। 45 डेज, दिस इज़ राइट कि ये उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें 30 दिन में, कुछ चीज़ें 45 दिन में। तो 45 दिन का काउंटडाउन तो चल रहा है, अब इसका एहसास उनको भी है। और पिछले दिनों हमें कुछ अप्रोच भी किया गया है कि हम इसकी रिव्यू के लिए, क्योंकि दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, कि हम इसको रिव्यू करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, शुरू में तो हमारे जो मिनिस्टर थे एनर्जी के, डगारी साहब, उन्होंने कहा था कि ये तो बिल्कुल इसको हम छू नहीं सकते IPPs को। फिर आहिस्ता आहिस्ता राज़ी हुए, फिर चले कुछ IPPs को बंद करने की बात हुई, कुछ की जांच पड़ताल की बात हुई। अब उससे आगे निकल के नेगोशिएशन करने हैं उनको, तो दे विल अपडेट अस कि जी इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। और जैसे हमने कहा कि जी हमने तो प्रेशर जारी रखा हुआ, 28 तारीख को हड़ताल है पूरे मुल्क के अंदर, और इसी वजह से हड़ताल है कि ये हालात जो है वो सही नहीं हो रहे। गवर्नमेंट जो है इस माहदे की शिकों पर अमल दरामद करने में बहुत, अब वो टाइम जो लाइन है उसको वो नहीं कर रही। सिर्फ पंजाब के लिए रिलीफ थोड़ी मांगा था हमने, सही पूरे मुल्क के लिए रिलीफ मारा था। और ठीक है, और कंक्रीट ग्राउंड्स के ऊपर, ये नहीं कि एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट को सर्व कर दिया और रहा वो, ये नहीं। हमको हकीकी रिलीफ चाहिए और आपको अपनी इक्वेशन को, सबसे पहले एनर्जी मिक्स को अपना सही करना होगा, उसी के लिए वो पॉलिसीज बनानी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब और फरासत शाह साहब, आप दोनों प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।